नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्च के महीने में, यानी चंद महीने पहले, करीब करीब 4 महीने पहले, मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में भारी सियासी उथल पुथल मची और 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने और बीजेपी में जाने से ये कमलनाथ सरकार गिरी, जैसा आप और हम सब जानते हैं। और ये घटनाक्रम सभी ने देखा। लेकिन आप जानते हैं कि कमलनाथ सरकार गिरने की स्क्रिप्ट उसी समय लिख दी गई थी, ये पटकथा उसी समय लिख दी गई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिता पर, मतलब अब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उनके पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके गृह ग्राम जैत पहुंचे थे। यानी मध्य प्रदेश की सियासत में ये घटनाक्रम अचानक नहीं हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा जोशो खरोश बना और किस तरह से सिंधिया जी एक निर्णायक और टर्निंग पॉइंट मध्य प्रदेश की सियासत के लिए बने। और आप अगर राजस्थान को भी देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने को दोहराता है। क्या दोहराएगा राजस्थान में? इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है। कमलनाथ सरकार गिरने और शिवराज सरकार बनने के इस पूरे घटनाक्रम को मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और एबीपी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट ब्रजेश राजपूत ने अपनी नई किताब वो 17 दिन में समेटा है। और 17 दिन की इस सियासी उथल पुथल को ब्रजेश राजपूत ने महज 14 दिनों में लिखा है, क्योंकि वो खुद प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं इस पूरे मामले के। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को रिपोर्ट किया है। आइए सुनते हैं पहले ब्रजेश इस अपनी रचना धर्मिता और उससे उपजी अपनी इस पुस्तक के बारे में क्या कहते हैं। कि राजनीति में कुछ ही यूं ही अचानक नहीं होता, जो हुआ है उसके पीछे लंबी प्लानिंग होती है। तो जो हम लोगों को 17 दिन में दिखा कि एक सरकार चली गई, अच्छी खासी चलती हुई, वो सरकार के पीछे कितनी कुछ फोर्स काम कर रही थी, कैसे वो गई, क्या कहानी थी, कौन वो किरदार थे जो उन्होंने उस सरकार को अपदस्थ किया, कैसे लोगों को लुभाया, कैसे लोगों को हटाया, कैसे सरकार से विधायक तोड़े। के साथ साथ हमने वो रेफरेंसेस भी दिए हैं कि सिंधिया यूं ही कांग्रेस से नहीं चले गए। सिंधिया शिवराज जी से मिलने उनके पिताजी का घर शोक व्यक्त करने जैत गए थे, तब लोगों ने उसको बहुत सहजता से लिया था। कुछ ना कुछ पक रहा था जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। हम सब क्वारंटाइन हो गए थे जो कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, और इसी मौके को हमने सोचा कुछ रचनात्मक किया जाए, क्योंकि इतना सब कुछ हम लोगों ने देखा, भाला, समझा था। सोचा इसी को क्यों ना किताब के रूप में लिखा जाए। पहले सिलसिलेवार लिखने का ब्यौरा बनाया और फिर लगा रही तो एक अच्छी किताब हो सकती है, तो उसको किताब के रूप में लिखा। और बड़ा मुश्किल था लोगों से पूछ के उनके अंदर की बातें लाना, क्योंकि हर कोई ये अंदर का बड़ा सीक्रेट मिशन था जो उस वक्त भी कोई नहीं बता रहा था। बाद में भी बहुत लोगों ने मुश्किल से बताया, मगर जितना भी बताया मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत कॉन्टैक्ट है। हम सब की ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिसिसिव होते हैं, और हम याद करते हैं कि वो 15 दिन, वो 1 महीना, वो 1 साल हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। और ये जो किताब है, ये किताब उन महत्वपूर्ण दिनों की कहानी है जिन दिनों में एक सरकार गिरी और एक सरकार सत्ता में लौटी। इस किताब में आपको इस घटनाक्रम के कई अनछुए किस्से भी पढ़ने को मिलेंगे जो आप जिनके बारे में जानना चाहते होंगे, ख़ासतौर से वो लोग जो सियासत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। ब्रजेश जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ब्रजेश राजपूत की ये चौथी किताब है, और मैं भी बड़ा इसको आश्चर्य करता हूँ, एडमायर करता हूँ कि एक शख्स जो एक नेशनल टीवी चैनल का एक प्रमुख संवाददाता है और देश में घूमता रहता है, और जिसका दिन घटनाएं तय करती हैं, वो व्यक्ति लिखने के लिए कब समय निकालता है। मैं पूछूंगा अभी उनसे जब बातचीत शुरू होगी। इसके पहले 3 किताबें ब्रजेश लिख चुके हैं। टीवी पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब करीब 2.5 दशक से ज़्यादा का समय वो बिता चुके हैं, और वो उन चुनिंदा पत्रकारों में हैं जो टेलीविज़न की दुनिया में तो चमकते ही हैं, और अपनी खबरों के साथ कई उनके चैनल के लोकप्रिय क्रम हैं जिसमें उनकी रिपोर्ट्स खासी लोकप्रिय है, और अपने चैनल में भी वो बेहतरीन परफॉर्म करने वाले पत्रकारों में शामिल हैं। लेकिन उसके बीच में वो कॉलमनिस्ट भी हैं, वो स्तंभकार भी हैं, वो अखबारों में लिखते हैं, और लेखनी से उनका नाता जो है वो बना रहता है। और उनकी चमकती हुई आंखें
जिज्ञासा से भरी होती हैं और वो अपने आसपास की दुनिया को बिना किसी पूर्वग्रह के निरपेक्ष भाव से, बिना किसी प्रेजुडिस के निरपेक्ष भाव से देखने की कोशिश करते हैं, जो मुझे लगता है कि एक लेखक के लिए, एक टिप्पणीकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए चर्चा में मुलाकात करते हैं टीवी की दुनिया के एक बेहद अहम किरदार और एक लेखक ब्रजेश राजपूत से। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं इसी घटनाक्रम की शुरुआत मैं करूंगा आपसे कि देखिए, हम सब बार पढ़ते बहुत हैं मोटिवेशनल चीज़ें कोरोना काल में कि अपॉर्चुनिटी में बदलना है, अपॉर्चुनिटी में बदलना है। आपने बदल दिया। क्वारंटाइन का वो जो काल था, जब कमलनाथ जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार कोरोना पॉजिटिव होने की बात आई तो आप सभी काफ़ी सारे पत्रकार उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपने तो कैसे कैसे ये बात एकदम क्या उसी क्षण आपके दिमाग में आई? बड़ा अच्छा उपयोग किया आपने इस समय का। देखिए शरद जी, वो जो दौर था मध्य प्रदेश में, अचानक जो घटनाक्रम मार्च में शुरू हुआ और 20 मार्च तक खत्म हो गया। एक ऐसी सरकार जिसको 5 साल चलना था, मगर वो जो 15 साल बाद आई थी वो 15 महीने में ही चली गई। तो उस दरमियान जो कुछ लगातार घटनाक्रम होता रहा, और आप जानते हैं हम सब टेलीविज़न के रिपोर्टर हैं, आप स्टूडियो में रहते हो, हम लोग जगह जगह जाके रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस दरमियान जो कुछ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, दिल्ली में कुछ घट रहा था, बेंगलोर में कुछ घट रहा था, गुजरात राजस्थान में कुछ घट रहा था, तो वो सारे किस्से हम लोग जज्ब करते जा रहे थे और अपनी रिपोर्टिंग में तो बोलते थे, मगर उस सब के बाद भी बहुत कुछ अवसर उतना ज़्यादा था नहीं। तो जब हम लोग क्वारंटीन कर दिए गए कमलनाथ जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें हमारे साथी पत्रकार पॉजिटिव पाए गए थे, तो उस दरमियान लिखा, एक बार जब सोचा तो लगा कि कितना कुछ हमारे पास है और क्यों ना इसको कुछ लेख लिखे जाएं, क्यों ना इस पर कुछ सिलसिलेवार कुछ लिखा जाए, क्योंकि जो घटनाएं हैं हम लोग कुछ कुछ दिन में उन घटनाओं को पढ़ के भूल जाते हैं। वो 13, 17, 18, 25 दिन की एक एक घटनाएं थी, मगर जब उनको हम सिलसिलेवार देखते हैं तो लगता है यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को बताया जाए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कुछ पक रहा था, कहाँ कहाँ कौन कौन किरदार थे, क्या क्या किया जा रहा था उस वक्त। तो जब उसको सिलसिलेवार जमाया तो फिर उसका नतीजा थी ये वो 17 दिन की किताब, जो जिसमें 17 दिन की कहानी है, एक एक दिन की कहानी है। वो कहानी शुरू होती है 3 मार्च से और ख़त्म होती है 20 मार्च को। यानी कि जब दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके बताया था कि कमलनाथ सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद से जो हंगामा बरपा था और फिर वो एक एक दिन घटता रहा और जाके 20 तारीख को कमलनाथ जी ने 20 तारीख को इस्तीफा दिया। तो वो 20 दिन की कहानी है कि कैसे किस किस दिन क्या क्या होता रहा। और आप जानते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ बड़ा कुछ हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा था। तो ये सब चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से लिख दिया, तो ये किताब का बिल्कुल। इस किताब को तो हम सभी ज़रूर पढ़ना चाहेंगे और मैं ज़रूर इस किताब को लेकर, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत अहम पड़ाव है ये पूरा घटनाक्रम। वो 17 दिन में जिसको आपने समेटा है, वो 17 दिन का सबसे दिलचस्प जो एक कोई आपको एपिसोड लगता है जिसको आपने अपनी इस पुस्तक में समेटा है, जिसको एक लेखक के नाते भी और एक पत्रकार के नाते भी और एक तटस्थ प्रेक्षक के नाते भी, जिसने आपको बहुत अंदर तक छुआ हो, जिस चीज़ को आपने शायद अब तक के अपने 25 साल से ज़्यादा के पत्रकार के करियर में आपने कम ऐसी घटनाएं देखी हुई, ऐसा कोई एपिसोड भी हमको मिलता है इस पुस्तक में? शरद जी, इस किताब में जो पूरे 17 दिन की कहानी में हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलेगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। और कई ऐसे किस्से हैं जो इसकी जो मैंने किताब की जो पहली लाइन जो ऊपर लिखी है, रूजवेल्ट का एक बयान है, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बड़े, जी हाँ। उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी अचानक यूं ही नहीं होता, यदि कुछ हुआ है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि उस तरह से पूर्व नियोजित था। यानी कि जो होता है, जो हमको दिखता है, वो पहले से पूर्व नियोजित था, खासकर पॉलिटिक्स में। तो एक दिन में यूं नहीं हो गया कि कमलनाथ से विधायकों का मुंह भंग हो गया, या ऐसा एक दिन या 2 दिन में नहीं होगा कि सारे विधायक पहले गुड़गांव गए, गुड़गांव से बेंगलोर चले गए और ऐसे गए कि फिर वो तभी आए जब सरकार गिर गई। तो ये सब बहुत प्री प्लान था, सब कुछ कई दिनों से उस पर काम किया जा रहा था। और जैसे मैं इसमें कहूँ कि बीजेपी का एक प्लान ए था और फिर उससे प्लान बी जुड़ गया। तो प्लान ए ये था कि पहले उनको सिर्फ राज्यसभा सीट जीतनी थी, उनको बीजेपी वालों को यहाँ सरकार अपदस्थ करने की बहुत जल्दबाजी नहीं थी, मगर इतनी जल्दी नहीं थी कि हमको सरकार गिरानी है। पहली कोशिश यही थी कि जो राज्यसभा की सीट जो उस वक्त कांग्रेस के पाले में 2 जा रही थी, बीजेपी पाले में 1 आ रही थी, तो उनको लगा था कि हमको 2 सीटें चाहिए, क्योंकि उनको राज्यसभा में अपनी सीटें बढ़ानी है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ विधायकों को
भोपाल से ले गए, गुड़गांव तक ले गए और वहाँ उनको जो कुछ भी किया गया और उनसे कहा गया कि आप हमको वोट दीजिए। तो वो तैयारी चल रही थी, वो तैयारी का खुलासा जैसे हुआ तो खुलासा हुआ तो फिर एकदम फैल गया, हम लोग जिसको अपनी आसान भाषा में कहते हैं कि रायता फैल गया। और जब वो रायता फैल गया तो उसको फिर कैसे समेटा जाए, तो चूंकि बीजेपी, तो मैं मानता हूँ बीजेपी चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, जो जमीन पे जाके चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतने की वो मशीन बनती जा रही है। तो उस बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने सोचा कि अब ये तो फैल गया है, इसको समेटा कैसे जाए। तो उन्होंने जो प्लान ए के जो लोग शामिल थे उनको एक तरफ हटाया और कहा आप लोग हटिए, और फिर प्लान बी शुरू हुआ। और फिर प्लान बी में एंट्री होती है अमित शाह की, धर्मेंद्र प्रधान की और नरेंद्र तोमर की, और फिर वो प्लान बी के साथ आते हैं सिंधिया जी। और जैसे ही सिंधिया जी यहाँ आते हैं तो प्लान ए और प्लान बी, कांग्रेस ने प्लान ए को समेट लिया था, अपने हिस्से में कर लिया था, मगर वो विधायकों को अपने पास रख नहीं पाए, तो फिर वो वापस भाग गए। और फिर प्लान ए और प्लान बी मिलकर फिर इतनी बड़ी तादाद में हमको जो 22 विधायक मिले, ये 22 विधायक किसी एक नेता के पीछे पीछे नहीं चले आए थे या किसी एक मकसद से नहीं आ गए थे। उनको किसी कुछ दूसरे पहले किसी दूसरे मकसद से इकट्ठा किया जा रहा था, फिर दूसरे वाले किसी दूसरे मकसद से इकट्ठे किए गए। तो जब इकट्ठे हो गए तो फिर एकजुट हो गए और फिर ये वापस नहीं गए। और ये कांग्रेस की बड़ी असफलता रही कि जब ये बेंगलोर में जाके चले गए तो फिर उनको ये ला नहीं पाए, कई कोशिशें करने के बाद भी। मैं आपको बताऊं कि जब दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे थे आखिरी कोशिश करने कि मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, मुझे अपने वोटरों से मिलना है, तो उस वक्त, ठीक उस वक्त जब दिग्विजय सिंह सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचे और जिस तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए गए, इन सबको मालूम था कि वो आने वाले हैं, तो उन्होंने 1 किलोमीटर दूर से बैरिकेडिंग कर दी थी। और जब दिग्विजय सिंह का हंगामा चल रहा था, जो आपको हम सब टीवी पे दिखा रहे थे कि दिग्विजय सिंह और तमाम जीतू पटवारी एक दूसरे कंधे में हाथ लगा के ऐसे बैठे हुए थे, पुलिस खींच रही थी, वो दृश्य अंदर के बैठे एमएलए ना देख पाए, इसके लिए उनकी केबल नहीं चलाई जा रही थी सुबह। तो सुबह जब वो विधायक उठे आंख मलते हुए कि यार क्या हो रहा, आज क्या खबर है, उनका कोई खबर नहीं है, जबकि बाहर हंगामा बरपा हुआ था। तो इस तरीके से उनको बचाया जा रहा था। इस किताब में आपको मिलेगा कि आसान नहीं होता 20 दिन तक किसी एक रिसोर्ट में रहना, और खासकर वो आदमी जिसका घर परिवार, नाते, रिश्तेदार और इतनी सारी जनता जिसके साथ जुड़ी रहती है विधायकों के साथ, वो कैसे 20 दिन तक बगैर फ़ोन के रहें। मगर उनके फ़ोन वहाँ इकट्ठे करवा लिए गए थे, वहाँ एक टेलीफोन एक्सचेंज बन गया था जिसमें कहा गया था कि आप सारे फ़ोन इसी जगह से करेंगे और ये सारे फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे इनपुट्स हैं जो आप हमको दूर बैठ के नहीं मालूम, मगर इस किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत नए नए खुलासे होंगे। ये वाकई, ये तो हमारे लिए भी खुलासा है ब्रजेश जी कि कहीं आपका मन भावना से पिघल न जाए, इसलिए आप टेलीविज़न नहीं देखेंगे, क्योंकि आप अपनी ही पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को सड़क पर बैठा हुआ देखें तो मनुष्य है। दूसरी चीज़ कि फ़ोन एक टेलीफोन एक्सचेंज बना दिया गया और ये सूचित भी कर दिया गया कि जो भी बात करेंगे बड़ी चतुराई से, कितनी मजबूत कूटनीति थी कि आप जो भी बात करेंगे वो सब रिकॉर्ड हो रही है, तो आप क्या कह रहे हैं पल पल सतर्क रहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं फिर रूजवेल्ट साहब की उस पंक्ति की तरफ लौटूंगा कि अगर राजनीति में कुछ घट रहा है तो ये अचानक नहीं है। यानी एक पक्ष जरा सा सावधानी से पीछे हटा और दूसरे पक्ष ने उसकी इस तथाकथित असावधानी का पूरा लाभ उठाया और अपने लिए राह बना ली, राह गढ़ ली। ब्रजेश जी, एक पक्ष होता है जिसको हम नैतिक पक्ष, एथिकल पक्ष की बात बहुत करते हैं। इस किताब पर कुछ, इस पर भी आपकी कुछ कलम चली है कि कोई नैतिकता नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि एक विधायक के पिताजी भी उस समय के मंत्री जीतू पटवारी के साथ होटल में पहुंचे थे, लेकिन कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, उनको भी रवाना कर दिया गया था। कुछ इस पर भी आपने कुछ इस पर भी कोई टिप्पणी मिलेगी हमको इस पुस्तक में? शरद जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस किताब में जो आपकी एक टिप्पणी भी इसमें है जिसमें आपने लिखा है कि इसमें किसी का चरित्र हनन नहीं है, कोई हीरो नहीं है, कोई खलनायक नहीं है, कोई विलेन नहीं है। हमने कथा लिखी है जैसी जैसी घटती गई, और किसी का ना महिमा मंडन है ना किसी का चरित्र हनन है। वो सारे लोग किरदार थे जिन्होंने अपना अपना पार्ट, उनको जो पार्टी ने सौंपा था उसको ईमानदारी से पूरा प्ले किया। तो इस किताब में आपको ये मिलेगा, क्योंकि किताब लिखने के बाद उसके बाद जो झंझट होनी चाहिए उससे भी बचना पड़ता है। तो हालांकि मैं इससे डरा नहीं है, मेरी लिखने की शैली कि मैं किसी का उस तरीके से नहीं लिखता, किसी का चरित्र हनन हो, किसी का महिमा मंडन हो। एक रिपोर्टर हूँ, निरपेक्ष भाव से सब सारी घटनाओं का क्रम लिखा है, जो अंदर के इनपुट्स हैं, बाहर के इनपुट्स हैं, वो सब लिखा है। जिस इंसिडेंट्स का आपने जिक्र किया है कि मनोज पटेल को लेने जीतू पटवारी और उसके पिताजी गए थे, मैं आपको बता दूं कि मनोज पटेल को उस बेंगलोर के रिसोर्ट में जो बाकी लोग थे उनके साथ नहीं रखा गया था। मनोज पटेल को समझा जा रहा था कि इस आदमी को वहाँ प्लांट किया जा रहा है। इसी मनोज पटेल को बीजेपी की वो जो
इनर कोटरी थी वो उसको संदेह की नज़रों से देख रही थी, इसलिए उन्होंने उसको किसी दूसरे रिसोर्ट में रखा था, उस रिसोर्ट के पास के किसी दूसरे रिसोर्ट में रखा था, जिस रिसोर्ट में सारे लोग रुके हुए थे वहाँ नहीं रखा था। तो जब ये गए वहाँ पे, जीतू पटवारी उसके पिताजी जब गए और जिस तरीके से वो उसको ले जा नहीं पाए, हालांकि एक रणनीति के तहत ही नहीं ले जा पाए, उसके पीछे भी एक रणनीति थी जो आपको इस किताब में मिलेगा, मगर जब उसको नहीं ले जा पाए तब बीजेपी के लोगों को भरोसा हो गया कि नहीं यार आदमी खरा है, ये अपने साथ रहेगा। तो उस घटना के बाद मनोज पटेल जो अब तक दूसरे रिसोर्ट में रहे थे इस रिसोर्ट में आ गए थे, तो फिर सब एक साथ हो गए। तो हुआ ये कि वो प्लान भले ही असफल हो गया हो जो, मगर मनोज पटेल की उस मेन गुट में वापसी हो गई थी। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि वो जो शेरा उस जगह से निकल के आ गए थे भोपाल, तो उसमें भी यही हुआ था कि शेरा किसी तरह निकल के भागे थे वहाँ से, उनको रोकने की काफ़ी कोशिशें हुई थी। और आपको मालूम होगा कि यहाँ जो उस वक्त की सरकार थी हम लोगों से कह रही थी कि वो आपके बेंगलोर में कोई हो तो उनकी बाइट करवाओ, वो निकल के आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो शेरा एक बार वहाँ से लौट के आए और फिर वो यहाँ आए, फ़ोटो खिंचवाई, सब कुछ किया, मगर फिर कुछ घटनाएं घटी तो शेरा फिर वापस चले गए बेंगलोर। मगर बीजेपी के उस मेन गुट ने जो रणनीतिकार थे उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार अब यहाँ से जा चुके हैं तो अब हम आपको वापस नहीं लेंगे। तो उन्होंने उनकी एंट्री वहाँ नहीं करवाई। और एक दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने फिर देख लिया था कि हमारे नंबर पूरे हो गए, अब हमको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो ये घटनाएं भी लगातार घटती रही, जिनका आपको सिलसिलेवार ब्यौरा और बहुत सारे अंदर की इनपुट्स आपको इस किताब में मिलेगी, जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ये तो बिल्कुल, ये तकरीबन आपको हर दूसरे तीसरे पन्ने में आपको लगेगा कि ये तो हमको मालूम नहीं था। और साथ में तो ब्रजेश जी खुद फील कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए भी एक नया खुलासा है, कमाल है मतलब। और जो बात आपने कही तो ये तो मुझे पुरानी हिंदी फिल्में याद आ गई कि बाप रे बाप, इस तरह से राजनीति चलती है कि जैसे अजीत साहब कह रहे हो कि अभी इस आदमी पर पूरा भरोसा नहीं है, इसको अलग रखो, और फिर अब ये अग्नि परीक्षा पार कर चुका है, अब ये हमारा साथी है, शेरा साहब आप अब हमारा भरोसा खो चुके हैं। यानी वो सब कुछ घट रहा है राजनीति में, जो एक बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म में आप एक हाई क्लास ड्रामा देखते हैं, और यही राजनीति का रोमांच भी है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि आपने जो घटा है उसको रिपोर्ट किया है। ये ना किसी के पक्ष में है, ना किसी के खिलाफ है, ये ना किसी किरदार का समर्थन करती है, ना किसी किरदार का विरोध करती है। जो किरदार जिस जिस भूमिका में रहे, आपने सिर्फ उसको नरेट किया है इस किताब में। बहुत ही दिलचस्प बात है। इस किताब के साथ मैं आपकी पिछली किताबों का भी जिक्र करूंगा कि जो पिछली पुस्तकें हैं, चौथी पुस्तक है आपकी ये, पिछली 3 पुस्तकों से ये किस तरह का अनुभव रहा चौथी पुस्तक का आपका? क्योंकि ये एक किस्म का किस्सा गोई का ये एक, हालांकि आपकी पिछली किताबों में भी ये झलक हमें बड़ी ताकत के साथ मिलती है, क्योंकि आप एक रिपोर्टर के नाते आपका फलक बहुत फैला हुआ है, विस्तृत है। तो आपकी रिपोर्टिंग की झलक हमें आपकी किताबों में हमेशा दिखती है, और आप बहुत सरल भाषा में, कोई पांडित्य प्रदर्शन नहीं, कोई उसमें एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड नहीं, जो घटा है हमें ऐसा लगता है कि हम बह रहे हैं, हम फ्लो में चले जा रहे हैं, उस काल के साथ हम भी बहते, जैसे उसको देखते हुए टाइम मशीन में पीछे चले गए और बह रहे हैं उस चीज़ के साथ। तो कैसा अनुभव रहा अब तक की 3 किताबें और ये चौथी पुस्तक आपकी? मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मेरी चारों किताबें पढ़ी हैं, तो उनकी कल एक टिप्पणी आई थी कि उन्होंने कहा था कि अब तक तो आप धर्मा प्रोडक्शन की करण जौहर टाइप फिल्में लिखते रहे, मगर ये जो आपने राम गोपाल वर्मा का रहस्य, रोमांच और थ्रिलर लिख दिया है, ये बहुत सबसे हटके है। और निश्चित ही ये थ्रिलर है, इसमें रहस्य, रोमांच और हर दिन कुछ नया घट रहा है। आप देखिएगा इसमें जो मैंने सिंधिया का जो सीन लिखा है, सीन क्या लिखा है, वाकई ऐसा हुआ था कि सिंधिया जी जब घर से निकलते हैं तो उनके घर के बाहर जो टीवी कैमरे क्रू लगे होते हैं, तो जैसे अभी तक आप देखिए कैसे घटनाएं अपने आप को दोहराती हैं। अभी सचिन पायलट ने चुप्पी नहीं तोड़ी है राजस्थान में, वहाँ जो कुछ ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे सिंधिया ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी जब तक कि वो मोदी जी से मिलकर नहीं आ गए थे। तो वो अपने घर से अपनी गाड़ी लेकर, लैंड क्रूज़र लेकर निकलते हैं, पत्रकार उनको रोकते हैं, वो कहते हैं हैप्पी होली और करके चले जाते हैं। मगर अगले दिन जब वो गाड़ी से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी निकलती है अपने आनंद लोग घर से, फिर वो जाते हैं गुजरात भवन, सारे टीवी पत्रकार उनको फॉलो करते हैं, फिर गुजरात भवन में एंट्री करते हैं वो, वहाँ से उनकी गाड़ी चेंज होती है, फिर वो दूसरी गाड़ी बैठते हैं, उस गाड़ी में अमित शाह बैठे हैं और उनके एक और सज्जन थे जिनका नाम मैं भूला हूँ, वो होते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए मुस्लिम जी, वो होते हैं। फिर सब लोग एक साथ बैठ के फिर पीएम रेसिडेंस जाते हैं, मोदी जी से उनकी मुलाकात होती है, फिर वो लौट के आते हैं, फिर वो घर आ जाते हैं। फिर ये सस्पेंस चलता रहता है कि अब क्या होगा, सिंधिया जी का अगला कदम क्या होगा, सबके मन में ये सवाल था क्या होगा। और फिर अगले दिन
वो जाते हैं और बीजेपी दफ्तर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी की सदस्यता लेते हैं, तब तक ये सारा कुछ रहस्य रोमांच होता है। तो उन सारी चीज़ों को जिस तरीके से लिखा गया, बेसिकली हम और आप बचपन से ही कहानी सुनने के शौकीन होते हैं। बचपन में दादी नानी और मम्मी से कहानी सुनते थे और फिर थोड़े बड़े हुए तो किताबों से कहानियाँ पढ़ने लगे। और अब भी जो कुछ है, यदि कम्युनिकेशन में यदि कोई मास्टर है तो वो है किस्सा कहने वाला। तो किस्सा गोई सबसे बड़ी चीज़ होती है, और यदि आप अच्छा किस्सा कह लेते हैं तो निश्चित ही आपका बेहतरीन कम्युनिकेटर है, और वही अच्छा लेखक होता है जो बेहद अच्छे तरीके से सरल भाषा में किस्सा कहता है। हमने सुना है कि काफ़ी वेलकम हुआ है इसका अमेज़ॉन पर, जहाँ ये पुस्तक है अवेलेबल, और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो काफ़ी लोग, क्योंकि ये घटनाक्रम ऐसा है, राजस्थान में सेम सिचुएशन प्रिवेल कर रही है इस वक्त, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या राजेश पायलट भी इंतज़ार कर रहे हैं, और क्या बिल्कुल वैसा होगा, क्योंकि अब तक जो घटा है वो मध्य प्रदेश का रिप्लिका है, मतलब प्रतिकृति है मध्य प्रदेश में। जो घटा है मध्य प्रदेश में उसी तरह हुआ है सब कुछ, और चुप्पी सचिन पायलट जी की बरकरार है कि वो क्या करने वाले हैं उनके स्टेप को लेकर। तो ये वाकई बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है। किस तरह का वेलकम है? काफ़ी मतलब मैं अभी पढ़ रहा था एक दिन पहले एक अखबार में, तो बताया गया कि काफ़ी इस पुस्तक को लेकर लोगों की क्यूरियोसिटी है। शरद जी, जब किताब पहले दिन ऑनलाइन आई अमेज़न पे, तो पहले दिन ही जो देश की सबसे ज़्यादा 100 बिकने वाली किताबें होती, हिंदी अंग्रेजी सारी भाषाओं की, उसमें वो 40वें नंबर तक पहुंच गई, यानी टॉप रैंकिंग में थी। बड़ी बात है कि मैं अनजान सा लेखक पत्रकार, और मेरा जो पब्लिशर है वो सीहोर के हमारे शिवना प्रकाशन के पंकज जी हैं, वो भी अनजान से हैं। अगर हम, चूंकि इस कंटेंट में दम है, बिल्कुल, तो कंटेंट के दम पे चल के जो किताब जितनी ज़्यादा बिकती है, राइटर में भी दम है सर। जी, जी, तो जी। उस हिसाब से फिर वो रैंकिंग तो अभी भी ये टॉप 100 में बनी हुई है। 4 दिन बाद भी ये किताब टॉप 100 में बनी हुई, मतलब कि इतनी बिक रही है। वाह, बधाई आप। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, मगर आप और हम पत्रकार हैं, हम लोग तो पुराना चीज़ें याद रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 52 साल पहले भी ऐसा हो चुका है। सिंधिया जी की दादी माँ थी राजमाता सिंधिया विजय सिंधिया, उन्होंने मध्य प्रदेश में 67 और 68 में जो संवित सरकार बनवाई थी और जो गिरवाई थी, वो भी ऐसा ही किस्सा था कि उस दरमियान भी जब यहाँ पे डीपी मिश्रा साहब मुख्यमंत्री बने थे तो गोविंद नारायण सिंह उनसे अलग हो गए थे, और जो राजमाता सिंधिया के साथ उन्होंने एक संवित सरकार बनाई थी। तब भी कांग्रेस के काफ़ी सारे एमएलए टूट के चले गए थे, एक नई सरकार बनी थी, हालांकि वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई थी। मगर यहाँ भी वैसे हुआ, किरदार भी वही थे, वहाँ भी सिंधिया परिवार था 52 साल पहले, यहाँ भी एक सिंधिया परिवार है। और देखिए, और राजस्थान में भी ऐसे ही कुछ घट रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मध्य प्रदेश में घटा है, ऐसे ही राजस्थान में भी घट रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट और काम करने का तरीका बीजेपी का लगातार एक जैसा होता है। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा वो इनोवेशन करते रहते हैं। तो आप यकीन मानिए कि राजस्थान में भी कुछ बड़ा होगा, भले ही कुछ वक्त लग जाए, लेकिन बड़ा होके तो रहेगा, जिस भी तरीके से हो। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जब एक बार बंटवारा हुआ तो वो सरकार तो वो गिरा के ही माने, क्योंकि बीजेपी के पास वो ताकत है, वो स्किल है, और वो जूझने की शक्ति है। वो जिजीविषा है कि हमको हर कीमत पे अपनी सरकार बनानी है। अब आपने एक बार इसमें कही कि इथिकल, अब राजनीति में इथिक्स वगैरह तो सब एक तरफ रख दिए जाते हैं, आप और हम सब जानते हैं। जैसे अब लोग कहते हैं कि अब लोकतंत्र की नहीं, अब तो ये विधायक तंत्र की सरकार होगी, आप चुनाव भले ही मत लड़ो, मगर जो विधायक जीता है उसको अपने तरफ कर लो। तो इस तरीके की जब राजनीति चलने लगी है, और अब आपको जिसको लोग पसंद करें ना करें, मगर ये सच्चाई है। और ये इस किताब की जो पहला पन्ना है उसमें मैंने एक छोटी सी एक लाइन लिखी है जो आपकी हमारा कंसर्न को दिखाती है कि ये किताब उन लोगों को समर्पित है, ये किताब देश की उस सहनशील जनता को समर्पित है जो तमाम विद्रूपताओं के बाद भी लोकतंत्र में अटूट भरोसा रखती है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक कहा। विद्रूपताएं जरूर होती जा रही हैं, मगर अभी भी जनता का लोकतंत्र में भरोसा है कि लोकतंत्र तो ऐसे ही चलेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, तो सरकारें जो गिर रही हैं वो उन सरकारों की कमजोरियों के चलते गिर रही हैं। यदि कमलनाथ जी के पास पहले लोग विधायक आ रहे थे कि हमको लोग पैसा दे रहे हैं, तो यदि वो उसी वक्त गहलोत जी से जैसा एक्शन करवा देते, जांच करवा देते, तो शायद इतना ज़्यादा सरकार यहाँ अस्थिर नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई बार हमारी छोटा सा आत्मविश्वास या हमारा भरोसा कि कुछ नहीं होगा, और आपकी इस पूरी पुस्तक में कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, मुझे बॉलीवुड की एक लोकप्रिय फिल्म की भी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं ब्रजेश जी। जब आप 52 साल पहले के घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे, तो मैं विजुलाइज कर रहा था कि उज्जैन में एक साधु, ये मेरी कल्पना है, कि वो अपनी जटाएं लहरा कर कह रहा था, फिर घटेगा भविष्य में, घटेगा, जो अभी घटा है इस परिवार से आगे भी घटेगा,
2020 में भी कुछ होगा और कारण बनेगा इसी वंशावली का एक और प्रतिनिधि। तो बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि ये घटनाक्रम बहुत तेजी से दौड़ा है। कंक्लूड कर रहा हूँ, संक्षेप में उत्तर चाहूँगा, आगे क्या काम कर रहे हैं आप बतौर लेखक, क्योंकि मैं इससे हमेशा विस्मित हो जाता हूँ, चमत्कृत हो जाता हूँ कि क्योंकि मैं भी एक टीवी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि काम का इतना दबाव है कि कैसे इसके बीच में कुछ और के लिए वक्त निकाला जाए। लेकिन सलाम है दोस्त आपको कि आप ये करते हैं और आप इसके लिए बहुत सारे लोगों के प्रिय पात्र भी हैं और ईर्ष्या के पात्र भी होंगे ज़रूर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे क्या सोच रहे हैं? शरद जी देखिए, आप और हम तो सहपाठी रहे हैं हॉस्टल और कॉलेज के दिनों के, तो आपने देखा है कि मेरा एक ही है कि जो काम करना है ईमानदारी से करना है, अच्छे से करना है और सिर्फ वही काम करना है, उसके अलावा इतर कुछ नहीं करना। तो पत्रकारिता करनी है तो पत्रकारिता ही कर रहा हूँ। पत्रकारिता में एक लेखन भी शामिल है। पत्रकारिता में इसलिए आया क्योंकि लिखना पसंद था, पढ़ना पसंद था, तो लेखन कर रहे हैं। तो इन 4 किताबों के बाद अब एक रियल लाइफ ड्रामा पे एक उपन्यास लिखने का प्लान किया जो आधा लिख लिया है, और एक उपन्यास लिखने का बड़ा मन था तो उस पर काम चल रहा है और तकरीबन वो आधा हो गया है, और वो भी आप सब लोगों को ऐसा ही चौंकाएगा जैसा ये किताब चौंकाई है। बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं सारे जो व्यूवर्स इस वक्त मध्य प्रदेश के घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये जारी है, अभी मतलब शांतता कोर्ट चालू है, जो एक मराठी नाटक है, शांतता कोर्ट चालू है, तो घटनाक्रम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उपचुनाव होंगे और उपचुनाव के बाद भी ये ख़त्म नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जब भी ऐसा कोई घटनाक्रम होता है तो उसके साथ प्रतिशोध, उसके साथ रिवेंज और उसके साथ मैं जवाब दूंगा जैसी चीज़ें बहुत ताकत से जुड़ती हैं। तो ब्रजेश जी की आगे भी वो 17 दिन और वो 5 साल जैसी भी किसी किताब का हमें और इंतज़ार करना चाहिए, जो वो 17 दिन का सीक्वल हो सकता है। और इनका चेहरा देखिए, मैं इनकी उम्र के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये चिर युवा हैं, और चिर युवा इसलिए भी हैं कि ये अपने काम पर भरोसा रखते हैं। मैं इनका मित्र हूँ, इसलिए ये प्रशस्ति वाचन नहीं कर रहा हूँ इनको लेकर, लेकिन आप अगर वर्जनाओं से मुक्त होते हैं, आप अगर तुलना और प्रतिस्पर्धा से अपने को मुक्त रखते हैं, तो आपका साफ चमकता पारदर्शी चेहरा और चमकती आंखें आपको सिर्फ रचनात्मकता की तरफ ले जाती हैं, आपको सिर्फ रचनात्मक सृजन की तरफ ले जाती हैं। और यही पुस्तक जो ब्रजेश अपने हाथ में उठा रहे हैं, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को उठाता है, ये उस किस्म की एक फीलिंग होती है कि ये मेरे अपने परिश्रम, मेरी अपनी कल्पनाशीलता, मेरी अपनी अभीप्सा इच्छा से उपजा हुआ ये है। और अद्भुत है साहब ये लेखन कर्म जो है, क्योंकि हमारे काल का, हमारे आसपास के समय का भी एक दस्तावेज है। ब्रजेश, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे ब्रजेश राजपूत, और ये पुस्तक ज़रूर पढ़िए साहब, वो 17 दिन। मैं तो पहली फुर्सत में पढ़ने जा रहा हूँ, और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।